हेलो एवरीवन। आज ये हमारी दूसरी क्लास है। पहली क्लास हमने कल पढ़ी थी और फ्रांसीसी क्रांति हमने पढ़ी थी और ये हमारा अध्याय 2 है। अध्याय 2 यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो जीएस वाला पोर्शन है, स्पेशली कल भी बताया था मैंने, जो DSSB का TGT सोशल साइंस का, TGT जो SST का है, उनके में बाकायदा जो उनका सिलेबस है उसमें ये शब्द दिए गए हैं, यूरोप में समाजवाद, रूसी क्रांति। तो उन्हें ये चैप्टर पढ़ना बिल्कुल ज़रूरी है। ठीक, शुरू कर रहे हैं हम। पाठ का नाम है हमारे यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। जो अंडरलाइन किया है केवल उसी को पढ़ना है, नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसके नोट्स मैंने बना रखे हैं, वो आपको रिवीजन में मैं पढ़ाऊँगा और आपको वैसे ही दे दूँगा, आप वहाँ से रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक, 18वीं सदी से पहले फ्रांस का समाज मोटे तौर पर 3 स्टेट में बटा हुआ था। कल हमने बात की थी। कौन सा? सबसे पहले जो पादरी वर्ग था, ऊपर उसके नीचे जो था जो सामंत थे वो, और उसके नीचे पूरा समाज जो बाकी था, जिसमें गरीब अमीर सभी थे। ठीक, और समाज की आर्थिक और सामाजिक सत्ता पर कुलीन वर्ग और चर्च का नियंत्रण था। उसके आगे बढ़ते, भारत में भी राजा राम मोहन रॉय और हेनरी डेरोजियो है, ये फ्रांस की क्रांति के महत्व का उल्लेख किया है। इन दो बाकायदा इसी तरह से लाइन दे दी जाती है एग्जाम में कि भारत में किन दो लोगों ने फ्रांस की क्रांति का महत्व का उल्लेख किया है। तो फिर हम ढूंढते हैं कि ये कहाँ से पूछा गया है। ये एनसीईआरटी से ही सबसे ज़्यादा प्रश्न अगर कहीं से पूछे गए हैं तो एनसीईआरटी से। चलिए अगला टॉपिक है उदारवादी, रेडिकल और रूढ़िवादी। उदारवादी जो थे, ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्मों का बराबर सम्मान हो, जगह बराबर मिले सबको। ठीक, ये आपको पूरा पढ़ना है, लेकिन मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। उदारवादी क्या चाहते थे? सभी धर्मों का बराबर सम्मान हो, सार्वभौमिक मताधिकार नहीं। ये चाहते थे कि सभी को वोट का अधिकार ना मिले, वोट का अधिकार संपत्तिधारियों को ही मिले। फिर भी चलिए एक बार जब अंडरलाइन किया पढ़ ही लेते हैं। उदारवादी समूह वंश आधारित शासक की अनियंत्रित सत्ता, यानी कि वो ये नहीं चाहते थे कि एक राजा बने, उसी का बेटा राजा बने, और अनियंत्रित यानी उनके ऊपर किसी का नियंत्रण न हो। तो उनके ये विरोधी थे कि इस प्रकार नहीं होना चाहिए, कोई भी व्यक्ति अनियंत्रित नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर किसी न किसी संसद का या कोई एक सभा हो और कोई परिषद हो जो उसके ऊपर नियंत्रण करे। वे सरकार के समक्ष मात्र अधिकारों की रक्षा के पक्षधर थे। यह समूह प्रतिनिधि पर आधारित एक ऐसे निर्वाचित सरकार के पक्ष में था जो शासकों और अफसरों के प्रभाव से मुक्त सुप्रशिक्षित न्यायपालिका द्वारा स्थापित किए गए कानूनों के अनुसार शासन कार्य चलाए। ये समूह लोकतंत्रवादी नहीं था, ये लोकतंत्र नहीं चाहते थे। ये लोग सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार भी नहीं चाहते थे, वो इनके पक्ष में नहीं थे। उनका मानना था कि वोट का अधिकार केवल संपत्तिधारियों को ही हो। आगे चलते हैं। आगे रेडिकल के बारे में। रेडिकल कौन थे? ये लोग ऐसी सरकार के पक्ष में थे जो आबादी के बहुमत के समर्थन के पर आधारित हो। इसमें बहुत सारे लोग मताधिकार आंदोलन के भी समर्थक थे। उदारवादियों के विपरीत ये लोग बड़े जमींदार और संपन्न उद्योगपतियों को प्राप्त किसी भी तरह के विशेष अधिकारों के खिलाफ थे, यानी किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं मिलना चाहिए। ये निजी संपत्ति के विरोधी नहीं थे, लेकिन कुछ लोगों के पास संपत्ति के संकेंद्रण का विरोध जरूर करते थे। यानी ऐसा नहीं है कि कुछ ही संपत्ति, मतलब कुछ ही लोगों के पास बहुत सारी संपत्ति हो, इसका विरोध करते थे। फिर आते हैं रूढ़िवादी। रूढ़िवादी कौन थे? 18वीं सदी में आमतौर पर परिवर्तन के विचारों का विरोध करते थे। ये रूढ़िवादी 18वीं सदी में तो विरोध करते थे, लेकिन 19वीं सदी तक आते आते ये मानने लगे थे कि कुछ परिवर्तन ज़रूरी है, ये होने चाहिए। लेकिन वो चाहते थे कि अतीत का सम्मान किया जाए, जो समय बीत गया है उसका सम्मान किया जाए, अतीत को पूरी तरह ठुकराया ना जाए, और बदलाव जो है उसकी प्रक्रिया धीमी होनी चाहिए। आप शॉर्ट में यहाँ से पढ़ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। जितना अंडरलाइन किया है आपको वही पढ़ना है, पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है। यूरोप में 1815 में जिस तरह की सरकारें बनी, उनसे छुटकारा पाने के लिए कुछ राष्ट्रवादी, उदारवादी और रेडिकल आंदोलनकारी क्रांति के पक्ष में थे। फ्रांस, इटली, जर्मनी और रूस में ऐसे लोग क्रांतिकारी हो गए और राजाओं का तख्ता पलट करने का प्रयास करने लगे। और राष्ट्रवादी कार्यकर्ता क्रांति के जरिए ऐसे राष्ट्रों की स्थापना करना चाहते थे जिनमें सभी नागरिकों को समान अधिकार मिले। 1815 के बाद इटली के राष्ट्रवादी गिसेप्पे मेज़िनी, इसके अलग अलग नाम मिलते हैं, आप बस मेज़िनी याद रखना। यहाँ पे गिसेप्पे मेज़िनी है, कहीं पे जियोसेफ मेज़िनी आए, कहीं पे जियोसेफे मेज़िनी आए, आपको बस ये मेज़िनी याद रखना। कहाँ का था? इटली का था ये लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपने समर्थकों के साथ मिलकर राजा के खिलाफ साजिश रची। ठीक, आगे चलते हैं। यूरोप में समाजवाद का आना। समाजवाद क्या है? निजी संपत्ति के विरोधी होते हैं ये लोग। संपत्ति का निजी स्वामित्व ही सामाजिक समस्याओं की जड़ है, समाजवाद का ये मानना है।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। दरअसल समाजवाद के जो भी क्वेश्चन आएंगे ना, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप बिना पढ़े भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, निजी संपत्ति के विरोधी होते हैं और संपत्ति के निजी स्वामित्व का सभी सामाजिक समस्याओं की जड़ किसे मानते हैं कि निजी संपत्ति जो है ये सभी समस्याओं की जड़ है। यूरोप में समाजवाद का आना, समाज के पुनर्गठन की संभवतः सबसे दूरगामी दृष्टि प्रदान करने वाली विचारधारा समाजवाद ही थी। कार्ल मार्क्स बड़े फेमस है। समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी थे, यानी वे संपत्ति पर निजी स्वामित्व को नहीं मानते थे। उनका कहना था कि संपत्ति के निजी स्वामित्व की व्यवस्था ही सारी समस्याओं की जड़ है। अगर संपत्ति पर किसी एक व्यक्ति के बजाय पूरे समाज का नियंत्रण हो जाए तो सामाजिक हितों पर ज़्यादा अच्छी तरह से ध्यान दिया जा सकता है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। कुछ नाम हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार सवाल पूछा गया है। कुछ समाजवादियों को कोऑपरेटिव यानी सामूहिक उद्यम के विचार में दिलचस्पी थी। इंग्लैंड के जाने माने उद्योगपति रॉबर्ट ओवेन ने इंडियाना अमेरिका में नया समन्वय के नाम से नए तरह की समुदाय की रचना का प्रयास किया। दरअसल ये जो रॉबर्ट ओवेन है, इनके ऊपर 3-4 बार प्रश्न आ चुका है। समाजवाद शब्द जो सुनते हैं ना आप, इसके जनक यही है। ठीक, आगे अभी आपने पढ़ा कोऑपरेटिव कौन थे। कोऑपरेटिव ऐसे लोगों का समूह था जो मिलकर चीज़ें बनाते थे। मुनाफे का प्रत्येक सदस्य द्वारा किए गए काम के हिसाब से आपस में बांट लेते थे। आगे चलते हैं। मार्क्स का विचार था कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है। जो औद्योगिक समाज है वो पूंजीवादी समाज है। ठीक, मार्क्स का विश्वास था कि खुद को पूंजीवादी शोषण से मुक्त कराने के लिए मजदूरों को एक अत्यंत भिन्न किस्म के समाज बनाना होगा, जिसमें सारी संपत्ति पर पूरे समाज का यानी सामाजिक नियंत्रण और स्वामित्व रहेगा। उन्होंने भविष्य के इस समाज को साम्यवादी या कम्युनिस्ट समाज का नाम दिया। ये पूछा गया है कि कार्ल मार्क्स ने किसे भविष्य का समाज कहा है। कम्युनिस्ट समाज को ही भविष्य का समाज कहा है। ठीक, आगे चलते हैं। समाजवाद के लिए समर्थन। 1870 का दशक आते आते समाजवादी विचार पूरे यूरोप में फैल चुके थे। अपने प्रयासों में समन्वय लाने के लिए समाजवादियों ने द्वितीय इंटरनेशनल के नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था भी बना ली थी। द्वितीय इंटरनेशनल क्या थी? एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था थी। किसकी थी? समाजवादियों की थी। आगे चलते हैं। अलग अलग देशों का थोड़ा थोड़ा जिक्र है, ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। ठीक, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी कहाँ पे थी? जर्मनी में थी। ठीक, और जो ये समाजवादी थे ना, जो ये समाजवादी थे, कौन? ये वाले, ये द्वितीय इंटरनेशनल वाले, इनसे इनके ठीक है काफ़ी गहरे रिश्ते थे। और इसके अलावा 1905 तक ब्रिटेन के समाजवादियों और ट्रेड यूनियन आंदोलनकारियों ने लेबर पार्टी के नाम से अपनी अलग पार्टी बना ली। कहाँ है लेबर पार्टी? ब्रिटेन में। उसके अलावा फ्रांस में भी सोशलिस्ट पार्टी नाम से ऐसी एक पार्टी का गठन किया गया। ये सोशलिस्ट पार्टी कहाँ पर है? ये फ्रांस में। इसके अलावा ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ है, उसे भी पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। पेरिस की नगर परिषद, जिसे कम्यून नाम दिया गया था। पेरिस की नगर परिषद को क्या नाम दिया गया था? कम्यून। पर मजदूरों, आम लोगों, पेशेवरों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को लेकर बनाई गई जन सरकार ने कब्जा कर लिया था। पेरिस कम्यून को दो और चीज़ों की वजह से याद किया जाता है। जो पेरिस कम्यून है ना, दो चीज़ों के लिए याद किया जाता है। पहला, मजदूरों का जो लाल रंग का झंडा है, इसी घटना से हुआ था। कम्यूनार्डो, क्रांतिकारियों को बोलते हैं, ने अपने लिए ये झंडा चुना था। दूसरा, मार्सियस की, जो इस घटना के बाद पेरिस के कम्यून और मुक्ति संघर्ष का प्रतीक बन गया था। ठीक, का उल्लेख इस गीत को मूलतः 1992 में युद्ध के गीत के रूप में किया जाता था। ठीक, आगे चलते हैं। जब अब रूसी क्रांति की बात हो रही है, कब हुई? 1917 में। रूस की अक्टूबर क्रांति के जरिए रूस की सत्ता पर समाजवादियों ने कब्जा कर लिया। फरवरी 1917 में राजशाही के पतन और अक्टूबर की घटनाओं को ही अक्टूबर क्रांति कहा जाता है। फरवरी 1917 में राजशाही पतन और अक्टूबर की घटनाओं को ही अक्टूबर क्रांति कहा जाता है। आगे देखते हैं। रूसी साम्राज्य 1914 में रूस और उसके पूरे साम्राज्य पर जार निकोलस द्वितीय का शासन था। यह प्रश्न भी पूछा गया है। ठीक, और मॉस्को के आसपास पड़ने वाले भूक्षेत्र के अलावा, यानी कि मैंने अलग से नाम लिख दिया है, आज का जो रशिया है और मॉस्को है, इसके अलावा फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, यूक्रेन, बेलारूस, ठीक, और इसके अलावा जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, ये सब किसके हिस्सा थे? ये सब रूसी साम्राज्य के हिस्सा थे। ठीक, और रूस में जो ग्रीक ऑर्थोडॉक्स थे, चर्च से उपजी एक शाखा थी जो रूसी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को मानने वाले बहुमत में थे।
लेकिन इस साम्राज्य के तहत आने वाले कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम और बौद्ध भी शामिल थे, यानी सिर्फ क्रिश्चियन नहीं थे वहाँ पर, अलग अलग समुदाय के लोग भी थे वहाँ पे। अर्थव्यवस्था और समाज। 20वीं सदी में रूसी साम्राज्य के लगभग 85% जनता क्या थी, खेती पर निर्भर थी। यूरोप के किसी भी देश में खेती पर आश्रित जनता का प्रतिशत इतना ज़्यादा नहीं था। उदाहरण के लिए फ्रांस और जर्मनी को देखें, 40 से 50% ऐसे लोग थे जो खेती करते थे। ठीक, इसके अलावा आगे देखते हैं, रूस अनाज का बड़ा निर्यातक था, रूस निर्यात करता था। उद्योग बहुत कम थे। सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को प्रमुख औद्योगिक इलाके थे। नाम पूछ सकते हैं ये। रेलवे नेटवर्क को फैलाया जा रहा था। कुछ ही सालों में रूस के कोयला उत्पादन में 2 गुना, स्टील उत्पादन में 4 गुना वृद्धि हुई। सन 1900 तक कुछ इलाकों में कारीगर और कारखाने मजदूरों की संख्या लगभग बराबर हो चुकी थी। आगे चलते, कारीगरों की इकाइयों और वर्कशॉप में काम करने की पाली प्राय 15 घंटे तक खींची जाती थी, यानी 15-15 घंटे काम करते थे, जबकि कारखानों में मजदूर आमतौर पर 10 से 12 घंटे ही काम करते थे। 1914 में फैक्ट्री मजदूरों में औरतों की संख्या 31% थी, लेकिन पुरुषों के बराबर मजदूरी नहीं देते थे। केवल उनका 3/4 ही उनको सैलरी मिलती थी। आगे चलते हैं, समाजवादी कार्यकर्ता अलेक्जेंडर शल्यापनिकोव, बस ये नाम याद रखना है, ये कौन थे, ये समाजवादी थे। ठीक है, ऑप्शन दे दे, प्रश्न पूछेंगे इनमें से कौन समाजवादी है, नाम दे देंगे, फिर हमें पता ही नहीं चलेगा ये पूछा कहाँ से। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान ब्रिटनी, फ्रांस में एक जगह है, ब्रिटेन नहीं है, ये ब्रिटनी ही है, फ्रांस में एक जगह है। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान ब्रिटनी के किसान न केवल नवाबों का सम्मान करते थे, बल्कि उन्हें नवाबों को बचाने के लिए लड़ाइयाँ भी लड़ते थे वो। लेकिन रूस में क्या होता था, किसान चाहते थे कि नवाबों की ज़मीन छीनकर किसानों में बांट दी जाए। रूस के किसान यूरोप के बाकी किसानों के मुकाबले एक और लिहाज से अलग थे। यहाँ के किसान समय समय पर सारी ज़मीन को अपने कम्यून, नगर परिषद जो थी, ठीक, अपने कम्यून मीर को सौंप देते थे, और फिर कम्यून ही प्रत्येक परिवार को ज़रूरत के हिसाब से किसानों को ज़मीन बांट देता था। रूस में समाजवाद। 1914 से पहले रूस में भी राजनीतिक पार्टियां गैर कानूनी थी, यानी 1914 से पहले रूस में कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं हुआ करती थी। मार्क्स के विचारों को मानने वाले समाजवादियों ने 1898 में, ठीक है, 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी बनाई। इस पार्टी का अखबार निकलता था, यह अपना अखबार भी निकालता था। सन 1900 में उन्होंने सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी, समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी का गठन कर लिया। इस पार्टी ने किसानों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और मांग की कि सामंतों वाली के कब्जे वाली ज़मीन फौरन किसानों को सौंप दी जाए। आगे पढ़ते हैं, लेनिन, रूस की क्रांति में एक बड़ा नाम। लेनिन का मानना था कि किसानों में एकजुटता नहीं है। ठीक, व्लादिमीर लेनिन बोल्शेविक खेमे का मुखिया, सोचते थे कि जार यानी राजा शासित रूस जैसे दमनकारी समाज में पार्टी अत्यंत अनुशासित होनी चाहिए, यानी जो राजा है वो दमनकारी है, तो पार्टी कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल अनुशासित होनी चाहिए। अपने सदस्यों की संख्या वो स्तर पर उसका पूरा नियंत्रण होना चाहिए। दूसरा खेमा मेंशेविक मानता था कि पार्टी में सभी को सदस्यता दी जानी चाहिए। देखिए बोल्शेविक की स्थिति क्या थी, पूछा गया, बॉस से बोल्शेविक, बॉस से बहुसंख्यक, ऐसे याद रखेगा। नेता व्लादिमीर लेनिन, ठीक, पार्टी के सदस्यों पर ये नियंत्रण चाहते थे। माँ से मेंशेविक और माँ से ही माइनॉरिटी, एम से माइनॉरिटी, इस तरह याद करिएगा। पार्टी में सभी को सदस्यता दी जानी चाहिए। बोल्शेविक बॉस से शुरू होता है, बहुसंख्यक थे, और मेंशेविक माँ से शुरू होता है, माइनॉरिटी थे, ऐसे याद रखिएगा, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। उथल पुथल का समय है 1905 की क्रांति। रूस एक निरंकुश राजशाही था, जार राष्ट्रीय संसद के अधीन नहीं था। 1905 की क्रांति के दौरान उन्होंने संविधान की रचना के लिए सोशल डेमोक्रेटिक और समाजवादी क्रांतिकारियों को साथ लेकर किसानों और मजदूरों के बीच काफ़ी काम किया। रूसी साम्राज्य के तहत उन्होंने राष्ट्रवादियों जैसे पोलैंड में थे और इस्लाम के आधुनिकीकरण के समर्थक यानी जदीदियों, ठीक, जहां मुस्लिम बहुल इलाके थे, का भी समर्थन मिला था। आगे पढ़ते हैं, ज़रूरी चीज़ों की कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि वास्तविक वेतन में 20% तक की गिरावट आ गई थी। उस समय मजदूर संगठनों की सदस्यता भी तेज़ी से वृद्धि हुई, बढ़ने लगी। 1904 में गठित असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स यानी रूसी श्रमिक सभा के 4 सदस्यों को, ये नाम ध्यान से, प्यूतिलोव आयरन वर्क्स में उनकी नौकरी से हटा दिया गया, तो मजदूरों ने आंदोलन छोड़ दिया और
सेंट के कुछ ही मतलब दिनों में सेंट पीटर्सबर्ग था, उसके अंदर 1,10,000 से ज़्यादा मजदूरों को काम के घंटे घटाने के लिए, वेतन बढ़ाने के लिए और कार्य स्थिति में सुधार करने के लिए हड़ताल पर चले गए। आगे बढ़ते हैं। पादरी कैपोन ठीक के नेतृत्व में मजदूरों का एक जुलूस विंटर पैलेस। क्या था विंटर पैलेस? राजा का महल था। ये बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, इसके ऊपर भी प्रश्न पूछा गया है। पादरी कैपोन के नेतृत्व में मजदूरों का एक जुलूस विंटर पैलेस जार महल के सामने पहुंचा तो पुलिस और कोसेक्स ने मजदूरों पर हमला बोल दिया। इस घटना में 100 से ज़्यादा लोग यानी 100 से ज़्यादा मजदूर मारे गए, 300 लोग घायल हुए। इतिहास में इसी घटना को खूनी रविवार कहा जाता है। ठीक, 1905 की क्रांति की शुरुआत इसी घटना से हुई। 1905 की क्रांति की शुरुआत खूनी रविवार से हुई। ठीक, आगे पढ़ते हैं। आगे है 1905 की क्रांति के दौरान जार ने एक निर्वाचित परामर्शदाता संसद या ड्यूमा के गठन पर अपनी सहमति दे दी। जब क्रांति होने लगी तो देखा कि एक निर्वाचित परामर्शदाता हो और उसका नाम इन्होंने जो वहाँ की संसद है उसको ड्यूमा कहते हैं। जार ने पहली ड्यूमा यानी जो पहली निर्वाचित परामर्शदाता संसद थी 75 दिन में ही उसको ख़त्म कर दिया। दूसरी को 3 महीने में बर्खास्त कर दिया और बाद में उसने क्या किया, मतदान कानूनों में फेरबदल किए और तीसरी ड्यूमा में रूढ़िवादी नेताओं को भर डाला, उदारवादी और क्रांतिकारी को बाहर कर दिया, यानी अपने चेले चपाटों को रख लिया ताकि कोई विरोध ना करे। ठीक, आगे है पहला विश्व युद्ध और रूसी साम्राज्य। एक खेमे में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की केंद्रीय शक्ति थी, तो दूसरे खेमे में फ्रांस, ब्रिटेन व रूसी, बाद में इटली और रोमानिया भी इसमें शामिल हो गए थे। केंद्रीय शक्तियों में कौन थे? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, तुर्की। बस इतना ही पढ़ना, आगे नहीं पढ़ना। ठीक है, जर्मनी विरोधी भावनाओं के कारण ही लोगों ने सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर पेट्रोग्राद रख दिया, क्योंकि जो सेंट पीटर्सबर्ग था ना, ये एक जर्मन नाम था। और जारीना यानी कि जार की पत्नी महारानी जो थी अलेक्सांद्रा वो जर्मन मूल की थी और वहाँ के उसके जो कुछ सलाहकार थे बड़े घटिया सलाहकार थे। खास तौर पे जो रासपुतिन नामक एक सन्यासी था, उसने मतलब राजशाही को बहुत ही ज़्यादा अलोकप्रिय बना दिया। आगे बढ़ते हैं। बाल्टिक समुद्र में जिस रास्ते से विदेशी औद्योगिक सामान आते थे उस पर जर्मनी का कब्जा हो चुका था। 1916 तक रेलवे लाइनें टूटने लगी। आगे चलते हैं, इतना ही पढ़ना। पेट्रोग्राद में फरवरी क्रांति। मजदूरों के क्वार्टर और कारखाने नेवा नदी के दाएं तट पे थे। ठीक है, दाएं तट पर थे। बाएं किनारे फैशनेबल इलाके, विंटर पैलेस, सरकारी इमारतें, ये जिस महल में ड्यूमा की बैठक होती थी वो सारी, यानी कुल मिला के जो ये नेवा नदी है, ये नेवा नदी ना रूस में है, उसके जो नदी का दायां किनारे था और राइट साइड था, वहाँ पर तो मजदूरों के लिए क्वार्टर कारखाने वगैरह थे, और जो लेफ़्ट साइड था वहाँ पर सारे बड़े बड़े लोगों के लिए फैशनेबल चीज़, उनके महल वगैरह थे। 22 फरवरी को दाएं तट पर स्थित एक फैक्ट्री में तालाबंदी घोषित कर दी गई। बहुत सारे कारखानों में हड़ताल का नेतृत्व औरतें कर रही थी। इसी दिन को बाद में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के नाम से मनाया गया। आगे बढ़ते हैं। रविवार 25 फरवरी को सरकार ने ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया। डेट याद रखनी है। 27 को उन्होंने पुलिस मुख्यालयों पर हमला करके उन्हें तहस नहस कर दिया। और हुआ क्या था, घुड़सवार लोगों को जब बोला था, जो घुड़सवार सैनिक टुकड़ी थी उन्हें बोला था प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने को, तो इन्होंने साफ साफ इनकार करके दिया कि भाई हम नहीं चलाएंगे। उस शाम को सिपाही और मजदूर एक सोवियत या परिषद का गठन करने के लिए इसी इमारत में जमा हुए जहां अब तक ड्यूमा की बैठक हुआ करती थी। यहीं से पेट्रोग्राद सोवियत का जन्म हुआ। आगे देखते हैं। अगले दिन एक प्रतिनिधि मंडल जार से मिलने गया। सैनिक कमांडरों ने उसे सलाह दी कि वो राजगद्दी छोड़ दे। उसने कमांडरों की बात मान ली और 2 मार्च को गद्दी छोड़ दी। 2 मार्च 1917 को राजा ने गद्दी छोड़ दी। आगे चलते हैं। मार्फा वासिलेवा नाम याद रखना, मिलिंग मशीन ऑपरेटर का काम करने वाली एक महिला थी जिन्होंने काम रोक दिया था और हड़ताल पे चली गई थी। इतना ही नाम याद रखना बस। आगे चलते हैं। फरवरी के बाद क्या होगा। फरवरी के बाद देखते हैं क्या होता है। अंतिम सरकार में सैनिक अधिकारी, भूस्वामी और उद्योगपति प्रभावशाली थे। अप्रैल 1917, डेट याद रखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोल्शेविकों के निर्वासित नेता जो लेनिन थे ना, वो वापस रूस आ गए थे। उनका कहना था कि अब सोवियतों को सत्ता अपने हाथ में ले लेनी चाहिए। लेनिन ने बयान दिया कि युद्ध की समाप्ति की जाए, सारी ज़मीनें किसानों को दी जाए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। उसकी जो ये 3 डिमांड थी ना, इसी 3 डिमांड को अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। आगे चलते, तीनों यही अप्रैल थीसिस थी। और उसने सुझाव दिया लेनिन ने कि बोल्शेविक पार्टी का नाम कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया जाए। बोल्शेविक पार्टी का नाम कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया जाए।
सामाजिक क्रांतिकारियों से प्रेरणा और प्रोत्साहन लेते हुए जुलाई से सितंबर के बीच किसानों ने बहुत सारी ज़मीनों पर कब्जा कर लिया। आगे चलते हैं। रूसी क्रांति की तारीख। रूस में 1 फरवरी 1918 तक जूलियन कैलेंडर का अनुसरण किया जाता था। इसके बाद रूसी सरकार ने ग्रेगोरियन कैलेंडर अपना लिया, जिसका अब सब जगह इस्तेमाल, यानी हम आप जो इस्तेमाल करते हैं वही ग्रेगोरियन कैलेंडर जो था जूलियन कैलेंडर से 13 दिन आगे चलता है। इसका मतलब है कि हमारे कैलेंडर के हिसाब से फरवरी की क्रांति 12 मार्च और अक्टूबर की क्रांति 7 नवंबर को ही। इतना डिटेल में नहीं पढ़िएगा, देख लीजिएगा बस एक बार। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ जहाँ से प्रश्न बिल्कुल बनाने की उम्मीद है। 1850 से 80 रूस में समाजवाद पर बहस हुई। 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी की स्थापना हुई। 1905 खूनी रविवार, ठीक है, पादरी गैपोन पढ़ाम ने 1905 की क्रांति भी हुई। 1917 2 मार्च राजा ने अपना पद त्याग दिया। 24 अक्टूबर पेट्रोग्राद में बोल्शेविक विद्रोह हुआ। 1918 से 20 गृह युद्ध चला। 1919 में कॉमिंटन का गठन। कॉमिंटन हमने पिछली क्लास में पढ़ा था क्या था, ठीक है। जो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल थे ना, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, ठीक, उसका कॉमिंटन 2 शब्दों से मिलाकर बना दिया था। 1929 सामूहिकरण की शुरुआत हुई। आगे चलते हैं। एक चीज़ शायद मैं भूल गया हूँ, ओरेरा नामक युद्धपोत ने विंटर पैलेस पर बमबारी शुरू कर दी। बस इतना याद रखिएगा। आगे चलते हैं। कॉमिंटन क्या था? कम्युनिस्ट पार्टियों का अंतर्राष्ट्रीय संस्था थी। कम्युनिस्ट और इंटरनेशनल इसको मिलाकर संक्षिप्त रूप बनाया गया था। अक्टूबर के बाद क्या बदला, चलिए इंपॉर्टेंट है। बोल्शेविक निजी संपत्ति व्यवस्था के पूरी तरह खिलाफ थे, क्योंकि ये समाजवादी विचारधारा को मानते थे। ज़्यादातर उद्योगों और बैंकों का नवंबर 1917 में ही राष्ट्रीयकरण किया जा चुका था। उनका स्वामित्व प्रबंधन सरकार के नियंत्रण में आ चुका था। जमीन को सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया था। किसानों को सामंतों की जमीन पर कब्जा करने के लिए खुली छूट दे दी थी। शहरों में बोल्शेविक ने मकान मालिकों के लिए पर्याप्त हिस्सा छोड़कर उनके जो बड़े बड़े घर थे ना, उसको छोटे छोटे हिस्से में बांटा और ज़रूरतमंद जो लोग थे उन्हें रहने के लिए दे दिया। उन्हें अभिजातीय वर्ग द्वारा जो पुरानी पदवियां थी ना, उसके इस्तेमाल पर रोक लगा दी। किसी तरह का कोई विशेष जो पदवी दी गई थी वो नहीं लगाया जाएगा। परिवर्तन को स्पष्ट रूप लाने के लिए सेना और सरकारी जो मतलब परिवर्तन दिखाना चाहते थे, जो हुआ था उसे दिखाना चाहते थे, जो सेना थी, सरकारी अफसर थे, उनकी वर्दियां बदल दी गई थी। 1918 में एक परिधान प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें सोवियत टोपी बुदियोनोवका का चुनाव किया गया। ये सोवियत टोपी है ना, ये इसे ही बुदियोनोवका कहते हैं। बोल्शेविक पार्टी का नाम भी 1918 में बदलकर क्या गया, कम्युनिस्ट पार्टी बोल्शेविक रख दिया गया। नवंबर 1917 में बोल्शेविकों ने संविधान सभा के लिए चुनाव कराए, लेकिन उन्हें बहुमत नहीं मिला था। मार्च 1918 में राजनीतिक सहयोगियों की असहमति के बावजूद बोल्शेविक ने ब्रेस्ट लिटोव्स्क से जर्मनी से इन्होंने संधि कर ली। रूस एक दलीय राजनीतिक व्यवस्था वाला देश बन गया। गुप्तचर पुलिस, जिसे पहले क्या कहा, चेका कहा, बाद में ओजीपीयू कहा, उसके बाद एनकेवीडी कहा, अलग अलग नाम दिया गया। जो गुप्तचर पुलिस है, चेका, ओजीपीए, एनकेवीडी, ये सारे नाम दिए गए। आगे 25 अक्टूबर 1905 को जो क्रांतिकारी उथल पुथल की खबरें सामने आने लगी, बस ऐसा ही है, इतना ध्यान मत दीजिए। आगे चलते हैं। जो बोल्शेविक नेता थे वो रेड्स कहलाते थे, जो जार समर्थक थे वो वाइट कहलाते थे, और जो सामाजिक क्रांतिकारी थे वो ग्रीन्स कहलाते थे। बस इतना ही ये पूछे गए हैं, ये बिल्कुल ऐसे ही पूछे गए हैं, मिलान कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। उसके बाद 1920 तक भूतपूर्व रूसी साम्राज्य के ज़्यादातर हिस्सों पर बोल्शेविकों का नियंत्रण कायम हो चुका था। गैर रूसी राष्ट्रवादियों और मुस्लिम जदीदियों की मदद से ये कामयाबी मिली थी। मध्य एशिया में स्थित खीवा में बोल्शेविक उपनिवेशकों ने समाजवाद की रक्षा के नाम पर स्थानीय राष्ट्रवादियों को बड़े स्तर पर कत्लेआम किया था। एमएन रॉय भारतीय क्रांतिकारी थे, मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से एक थे। भारत, चीन, यूरोप में कॉमिंटर्न के एक प्रमुख नेता थे। बहुत फेमस नाम है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। पंचवर्षीय योजना, ये भी पूछा हुआ है। रूस में पहली 2 पंचवर्षीय योजना का जिक्र किया गया है, थोड़ा थोड़ा था। जो पहली पंचवर्षीय योजना आई थी 1927 से 32 तक, और दूसरी 1933 से 38 तक के दौरान औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने सभी तरह की कीमतें स्थिर कर दी थी।
किर्गिज़ लोग पहली क्रांति यानी फरवरी क्रांति पर खुशी से झूम उठे थे, और दूसरी क्रांति के जब उन्होंने नाम सुना ना, अचंभे और दहशत में थे, क्योंकि जो पहली क्रांति थी वो जार के दमनकारी शासन से आज़ाद हो गए थे, इसलिए झूम उठे थे। जबकि जो दूसरी क्रांति थी, हिंसा, लूटपाट, करों का बोझ, तानाशाही सत्ता की स्थापना, इस वजह से ये परेशान हो गए थे। आगे चलते हैं। कारखानों को ना समाजवाद का प्रतीक की तरह माना जाता था उस समय पर। आगे देखते हैं। और लेनिन के बाद कौन आए? स्टालिन। 1927 से लेकर 1928 के आसपास रूस के शहरों में अनाज का भारी संकट पैदा हो गया था। लेनिन के बाद किसने कमान संभाली? स्टालिन ने। कुलक कौन थे? संपन्न किसान जो थे उनको कुलक कहा जाता था। आगे चलते हैं, इतना ही पढ़ना है। स्टालिन का सामूहिकरण कार्यक्रम शुरू हुआ 1929 से। पार्टी ने सभी किसानों को सामूहिक खेतों कोल खोज सामूहिक जो खेत थे उनको कोल खोज कहा जाता था। 1929 से लेकर 31 के बीच मवेशियों की संख्या में 1/3 की कमी आई। आगे पढ़ते हैं। एक कृषक समाचार पत्र था, नाम था क्रिस्तियानियास्काया गजेटा। बस नाम याद रखना, इससे ज़्यादा होगा भी नहीं कुछ इसमें। देखते हैं 1930 से 1933 की जो फसल खराब हुई थी ना, उसने तो सोवियत इतिहास का सबसे बड़ा अकाल पड़ा था। 40 लाख लोग मारे गए थे। आगे पढ़ते हैं। रूसी क्रांति और सोवियत संघ का वैश्विक प्रभाव। आगे देखते हैं। रूस जाने वाले भारतीयों में जवाहरलाल नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर थे, जिन्होंने सोवियत समाजवाद के बारे में लिखा है। इसके अलावा R.S. अवस्थी, नाम याद रखिएगा, रशियन रेवोल्यूशन, लेनिन, हिज लाइफ एंड हिज थॉट्स, द रेड रेवोल्यूशन नामक किताब इन्होंने ही लिखी है। और जो SD विद्यालंकार थे, द रीबर्थ ऑफ रशिया, द सोवियत स्टेट ऑफ रशिया नामक किताबें लिखी है। लेखक और किताब पूछते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। ये हमारा चैप्टर पूरा हुआ। बच्चों, ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो TGT SST की तैयारी कर रहे हैं। ठीक, जो TGT SST की तैयारी कर रहे हैं। ठीक, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए।